हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की जियोग्राफी हम देख रहे थे। राजस्थान की जियोग्राफी में आज हम राजस्थान की मिट्टियां देखकर चलेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजस्थान की मिट्टियां काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं उनके पेपर उठाकर देखना, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, ये टॉपिक उनको हार्ड लगता है। आज मैं आपको राजस्थान की मिट्टियां बताने जा रहा हूं। वीडियो देखते देखते आपके सब कुछ याद हो जाएगा। जिस तरीके से मैं बताऊं अच्छे से समझ के चलना, राजस्थान की मिट्टियों में आप कहीं नहीं अटकोगे। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, राजस्थान की मिट्टियों में एकदम परफेक्ट हो जाओगे। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आपका 100% सही जाएगा। जो बताऊँ उसको ध्यान से सुनकर चलना। दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ फैक्ट हैं जो आपको आने चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी हैं। जैसे उर्वर मृदा कौन सी होती है, अनुर्वर या ऊसर मृदा कौन सी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, हम बात करें तो जिस मिट्टी में पौधे और फसलें आसानी से पैदा हो जाती हैं उसे हम उर्वर मृदा कहते हैं। जिस मिट्टी में पौधे और फसलें आसानी से उग जाएंगी, आसानी से पैदा हो जाएंगी, उसे हम उर्वर मृदा कहेंगे। बात करें जिस मिट्टी में पौधे और फसलें आसानी से पैदा नहीं होती उसे हम अनुर्वर या ऊसर मृदा कहते हैं। जहां पौधे और फसलें आसानी से नहीं उग पाती उसे अनुर्वर या ऊसर मृदा अर्थात वो भूमि बंजर भूमि कहलाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ध्यान रखने हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अपरदन क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। अपरदन क्या चीज़ है, अपरदन क्या होता है? तो दोस्तों, भूमि का ह्रास होना या भूमि के उपजाऊ तत्वों का ह्रास होना ही अपरदन कहलाता है। भूमि का ह्रास होना या भूमि के उपजाऊ तत्वों का ह्रास होना ही अपरदन कहलाता है। अर्थात जो भूमि का ऊपरी आवरण है उसका नाश हो जाना, उसका विनाश हो जाना ही अपरदन कहलाता है। भूमि का जो ऊपरी सतह है, जो उपजाऊ सतह है, अगर उसी का नाश हो गया, उसी का विनाश हो गया तो वो भूमि उपजाऊ नहीं रह पाती, अनुपजाऊ भूमि हो जाती है। इसे ही हम अपरदन कहते हैं। इसे मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु, कृषि का सबसे बड़ा शत्रु भी कहा जाता है। अपरदन को मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु, कृषि का सबसे बड़ा शत्रु भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब ये जो मृदा का अपरदन होता है ये मानवीय कारणों से भी हो सकता है और प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है। जैसे वायु से भी हो सकता है, अत्यधिक वर्षा हो गई उससे भी अपरदन हो सकता है, अत्यधिक पशुचारण से भी अपरदन होता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारणों से मृदा का अपरदन होता है। अब हम देखते हैं मृदा के अपरदन के प्रकार। मिट्टी के अपरदन के कौन कौन से प्रकार हैं उसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है कि वायु द्वारा अपरदन, जो वायु द्वारा अपरदन होता है वो ध्यान रखना है। अब जो वायु द्वारा अपरदन होता है वो राजस्थान में शुष्क एवं अर्धशुष्क जिलों में होता है। शुष्क और अर्धशुष्क जो प्रदेश हैं वहाँ पे सर्वाधिक वायु अपरदन होता है। वायु अपरदन में क्या होता है, वायु द्वारा मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिछा दिया जाता है। मिट्टी को काटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिछा दिया जाता है। मिट्टी के जो उपजाऊ तत्व हैं उनका ह्रास हो जाता है, इसलिए वहाँ की जो मिट्टी है वो धीरे धीरे उपजाऊ नहीं रहती, अनुपजाऊ होने लग जाती है, जिसे हम वायु अपरदन कहते हैं। सर्वाधिक शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में होता है। जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, ये वाला जो क्षेत्र है हमारे, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर वाला क्षेत्र, वहाँ सर्वाधिक वायु अपरदन होता है। एक आपको ध्यान रखना है जल अपरदन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल अपरदन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल अपरदन सर्वाधिक विनाशकारी भी होता है। जल अपरदन सर्वाधिक विनाशकारी भी होता है, आपको ध्यान रखना है। जल के द्वारा जो अपरदन होता है उसे जल अपरदन कहेंगे। ये दो प्रकार का होता है, एक तो परत अपरदन और एक अवनालिका अपरदन। परत अपरदन और अवनालिका अपरदन। परत अपरदन का मतलब हो गया जो भूमि का समतल क्षेत्र है
भूमि का जो समतल क्षेत्र है वहाँ पर अत्यधिक वर्षा होने के कारण उस आवरण का विनाश हो जाता है, तो इसे आवरण या परत अपरदन कहा जाता है। अर्थात जो समतल भूमि है इसके जो ऊपरी आवरण है उसका विनाश हो जाता है, उसका ह्रास हो जाता है, इसे परत अपरदन या आवरण अपरदन कहा जाता है। एक हमारे पास है अवनालिका अपरदन, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से बार बार प्रश्न बनते हैं। अवनालिका अपरदन क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, जब जल बहता है तो जल की धाराएं मिट्टी के ऊपरी आवरण की बजाय कुछ गहराई से काटकर नालियां व गड्ढों का निर्माण कर देती हैं। जब जल बहेगा तो जल की जो धाराएं हैं वो ऊपरी आवरण की बजाय कुछ गहराई से काटकर नालियां व गड्ढों का निर्माण कर देती हैं, जिसे अवनालिका अपरदन कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अवनालिका अपरदन सर्वाधिक कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर इस क्षेत्र में होता है। कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर इस क्षेत्र में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन होता है। अवनालिका अपरदन से जब संपूर्ण क्षेत्र ही कट फट जाता है, पूरा का पूरा क्षेत्र ही कट फट जाता है, तो इसे बीहड़ या उत्खाद भूमि कहा जाता है, बैड लैंड टोपोग्राफी कहा जाता है। जब संपूर्ण क्षेत्र ही कट फट जाता है उसे बीहड़ भूमि या उत्खाद भूमि कहते हैं, बैड लैंड टोपोग्राफी उसे कहा जाता है। अवनालिका अपरदन सर्वाधिक चंबल नदी द्वारा होता है। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन चंबल नदी द्वारा होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। वैसे घग्गर नदी द्वारा भी अवनालिका अपरदन किया जाता है, ध्यान रखना है। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन चंबल नदी करती है, घग्गर नदी द्वारा भी किया जाता है। कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर यहाँ पर अवनालिका अपरदन सर्वाधिक होता है, चंबल नदी द्वारा किया जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, सारे अवनालिका अपरदन के बारे में ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं कि जो अपरदन है उसके कारण क्या क्या हैं। मृदा का जो अपरदन हो रहा है उसके क्या क्या कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से भी अपरदन हो रहा है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होगी वनों की कटाई होगी, वनों की कटाई होगी तो मृदा का अपरदन ज़्यादा होगा। वन रोक नहीं पाएंगे क्योंकि वनों की कटाई हो जाएगी। एक आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, जो झूमिंग कृषि की जाती है, आदिवासियों द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्रों पर झूमिंग कृषि की जाती है तो पेड़ों को काट दिया जाता है, इससे भी अपरदन होता है। पेड़ों को काटकर उस भूमि को कृषि योग्य बना दिया जाता है, तो झूमिंग कृषि भी मृदा अपरदन का एक कारण है, आपको ध्यान रखना है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। अब हम राजस्थान की मिट्टियों के प्रकार देखेंगे। राजस्थान की मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं और यहीं से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। राजस्थान की मिट्टियों के प्रकार आपको समझने हैं तो इसको आप नक्शे से समझोगे, मैप से समझोगे, दिमाग में बैठ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। और ये ऐसी चीज़ है जो आपको नक्शे से ही समझनी चाहिए। मैं आपको पूरे बोर्ड पर नक्शे से राजस्थान की सारी मिट्टियों के बारे में बताऊंगा, किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। उस चीज़ को आपको दिमाग में बैठा लेना है। एग्ज़ाम में सीधे सीधे यहीं से प्रश्न आते हैं। मेरी गारंटी है आप अच्छे से देखोगे, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बस जो जो बताऊं ध्यान से सुनकर चलना, अच्छे से सुनकर चलना। पूरे बोर्ड पे क्लास चलेगी, अच्छे से सुनकर ध्यान से इसको पूरे को आप देखना। तो दोस्तों, राजस्थान की मिट्टियों की बात हम करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेतीली बलुई मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। रेतीली बलुई मिट्टी जहाँ पर नाम आ गया, मरुस्थलीय मिट्टी जहाँ पर नाम आ गया, तो आप समझ लेना ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की बात हो रही है। पश्चिमी क्षेत्र जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, इस क्षेत्र की हम बात करेंगे जहाँ पर रेतीली शब्द जरूर आएगा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। जहाँ रेतीली शब्द आ जाए आप समझ लेना पश्चिमी राजस्थान की बात हो रही है। तो पश्चिमी राजस्थान में आपको रेतीली बलुई या मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलेगी। यहाँ की जो मिट्टी है उसका मोटा कण होगा। मरुस्थलीय मिट्टी है उसका कण मोटा होगा और इसमें नमी धारण करने की निम्न क्षमता होगी, अर्थात ये नमी को धारण नहीं कर पाएगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो फसलें उगेंगी वो खरीफ की फसलें उगेंगी। खरीफ की फसलें जैसे मूंग, मोठ, बाजरा, इस तरह की फसलें यहाँ पर होंगी।
अब रेतीली मिट्टी के भी कुछ प्रकार हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। रेतीली मिट्टी के कुछ प्रकार हैं, आपको ध्यान रखने हैं। वैसे जहाँ पर रेतीली नाम आ गया आप दिमाग में बैठा लेना, मरुस्थलीय क्षेत्र की बात होगी। हम राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की ही बात करेंगे। तो रेतीली मिट्टी के बारे में देखें, हम बात करें तो इसके प्रकार देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रेतीली बलुई मिट्टी। रेतीली बलुई मिट्टी सीधा मतलब हो गया मरुस्थलीय क्षेत्र, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, झुंझुनू, ये वाला क्षेत्र जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसकी हम बात करेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ इसका कण मोटा कण होगा, इसका कण यहाँ पे मोटा मिलेगा आपको, और इसमें आपको नाइट्रोजन और कार्बनिक लवणों की मिलेगी कमी और पीएच मान की अधिकता मिलेगी। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, पीएच मान क्या होता है दोस्तों? जो हम मिट्टी को मापते हैं वो पीएच मान पर मापा जाता है। अब पीएच मान कैसे निकालते हैं उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। अगर मान लो मिट्टी का पीएच मान 7 है तो मिट्टी सही है, उपजाऊ मिट्टी है। 7 मतलब सही, 7 का मतलब सही। अगर मिट्टी का पीएच मान 7 है तो मिट्टी उपजाऊ है, मिट्टी सही है। अगर मिट्टी का पीएच मान 7 से कम है तो यह मिट्टी अम्लीय मिट्टी कहलाएगी। पीएच मान 7 से कम है तो यह मिट्टी अम्लीय मिट्टी कहलाएगी। अगर मिट्टी का पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो यह मिट्टी क्षारीय मिट्टी कहलाएगी। 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय। तो पहले ए आता है तो अम्लीय, बाद में क्ष आएगा तो क्षारीय, ऐसे ध्यान रख लेना। अब अम्लीय मिट्टी है उसका उपचार क्या है? एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि जो अम्लीय मिट्टी है उसका उपचार क्या है? तो चूना, फास्फोरस, जस्ते का चूर्ण, ये उसका उपचार है। चूना, फास्फोरस, जस्ते का चूर्ण अम्लीय मिट्टी का उपचार है। क्षारीय मिट्टी का क्या उपचार है? एग्जाम में ज़्यादातर क्षारीय मिट्टी के बारे में ही पूछा गया है। क्षारीय मिट्टी अर्थात जो खारी मिट्टी है उसका क्या उपचार है? तो उसका जिप्सम उपचार है। आपको ध्यान रखना है, उसका जिप्सम उपचार है। तो एक तो हमको ध्यान रखनी है रेतीली बलुई मिट्टी, एक आपको ध्यान रखना है लाल रेतीली मिट्टी। लाल रेतीली मिट्टी, जहाँ रेतीली शब्द आ गया हम बात करेंगे रेतीली अर्थात मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी क्षेत्र की ही बात करेंगे। तो लाल रेतीली मिट्टी का मतलब हो गया पाली, जोधपुर, नागौर, जालोर, चूरू, झुंझुनू, ये वाला क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र। इस मिट्टी की दोस्तों हम बात करें तो यह मिट्टी जल सोखने की क्षमता उसमें होती है और भूरी रेतीली मिट्टी से अधिक क्षमता होती है इसकी। अगर पानी की अच्छी उपलब्धता हो जाए तो यह मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। अच्छा पानी अगर यहाँ पे मिल जाएगा तो ये मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। बेसिक ध्यान रखना है, थोड़ा सा नाम ध्यान रखना आपको कि लाल रेतीली शब्द आ गया तो मरुस्थलीय प्रदेश की बात हो रही है। फिर हम बात करेंगे पीली भूरी रेतीली मिट्टी। पीली भूरी रेतीली मिट्टी, ये भी हमारा यही क्षेत्र आएगा। नागौर, पाली जिले इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नागौर और पाली जिले इसके अंदर आ जाएंगे जहाँ पीली भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाएगी। हम पश्चिमी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया रेतीली बलुई मिट्टी, तो पश्चिमी क्षेत्र आ जाएगा। फिर पश्चिमी क्षेत्र से थोड़ा आप पूर्व की तरफ जाओगे तो लाल रेतीली मिट्टी मिलेगी, अर्थात पाली, जोधपुर, नागौर, जालोर, चूरू, झुंझुनू वाला क्षेत्र। फिर हम थोड़ा और पूर्वी क्षेत्र की तरफ आएंगे तो वहाँ पर पीली भूरी रेतीली मिट्टी मिलेगी, अर्थात नागौर, पाली जिले। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं खारी मिट्टी के बारे में। खारी मिट्टी क्यों होगी? लवण की मात्रा अगर अधिक होगी तो वो खारी होगी। तो लवण की मात्रा कहाँ होगी? जहाँ पर राजस्थान में खारे पानी की झीलें होंगी, वो वाला क्षेत्र, जैसे नागौर वाला क्षेत्र हो गया, बाड़मेर वाला क्षेत्र हो गया, जालोर, बीकानेर वाला क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। तो अभी हमने जो बात की वो पश्चिमी राजस्थान की हमने बात की। पश्चिमी राजस्थान के जो जो ज़िले हैं उनके बारे में बात की। रेतीली शब्द जरूर आएगा तो ये आपके लिए एक हिंट हो जाएगा। अब हम राजस्थान के जो अन्य क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे लाल दोमट मिट्टी या लाल लोमी मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी या लाल लोमी मिट्टी, इसका लाल रंग क्यों होता है? लोह तत्व के कारण इसका लाल रंग होता है, इम्पोर्टेंट है। ये जो मिट्टी पाई जाएगी ये राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाएगी। दक्षिण क्षेत्र जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग,
नीचे नीचे आ जाओ राजस्थान में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और कुछ चित्तौड़ का भाग इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसको हम लाल दोमट मिट्टी या लाल लोमी मिट्टी इसको हम बोलेंगे। इस मिट्टी की बात करेंगे दोस्तों तो इसका बारीक कण होगा और नमी धारण करने की उच्च क्षमता इसके अंतर्गत होगी। कण इसका बारीक होगा और नमी धारण करने की उच्च क्षमता इसके अंतर्गत होगी। यहाँ पर फसलें कौन कौन सी होंगी, तो यहाँ पर मक्का, गन्ना, चावल, ये फसलें होंगी। अब लाल मिट्टी में आपको एक हिंट ध्यान रखना है, आपको मक्का से ध्यान रखना है कि मक्के का जो रंग होता है वो लाल होता है। मक्का है उसका रंग लाल होता है और मक्के से ध्यान रखना लाल दोमट मिट्टी में मक्का होगा। लाल दोमट मिट्टी या लाल लोमी मिट्टी में मक्का होगा। और क्षेत्र कौन सा होगा, हमारे दक्षिणी राजस्थान वाला क्षेत्र होगा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग, दक्षिणी राजस्थान वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। अब हम बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी जिसे रेगूर भी कहा जाता है, आपको इसके बारे में भी एक छोटी सी हिंट ध्यान रखना है। काली मिट्टी, कपास, काली मिट्टी, कपास और कोटा, इतना ध्यान रखना है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, कपास के लिए उपयुक्त है। क्षेत्र कोटा, और कोटा से सारे हाड़ौती क्षेत्र ध्यान रखने हैं, जैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। हाड़ौती जो क्षेत्र है ये सारा इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाएगी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा में काली मिट्टी पाई जाएगी। इसमें भी बारीक कण होगा और नमी धारण करने की उच्च क्षमता इसके अंतर्गत होगी। फसलों की हमने अभी बात करी तो कपास होगा, मूंगफली हो जाएगी और दालें इसके अंतर्गत आएगी। और हम फसलों की बात करेंगे तो जैसे नकदी फसलें होती हैं, गन्ना और तंबाकू, उसके लिए भी काली मिट्टी उपयुक्त होती है। ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है काली मिट्टी के बारे में। अब हम बात करते हैं मिश्रित लाल काली मिट्टी। मिश्रित लाल काली मिट्टी, सबसे पहले मैंने आपको बताई थी लाल मिट्टी, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र। अब हम उसके बाद में हमने बात की काली मिट्टी के बारे में, हाड़ौती क्षेत्र इसके अंतर्गत आ गया। अब मैं बता रहा हूँ मिश्रित लाल काली मिट्टी, इसका मतलब हो गया जो हमने लाल मिट्टी पढ़ी, जो हमने काली मिट्टी पढ़ी, उसके जो बीच वाला क्षेत्र आ जाएगा वहाँ पे लाल काली मिट्टी पाई जाएगी। इन दोनों का मिश्रण वहाँ पर पाया जाएगा। अर्थात उदयपुर का पूर्वी भाग हो गया इसके अंतर्गत, बांसवाड़ा और डूंगरपुर इनका पूर्वी भाग हो गया, साथ ही चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा वाला क्षेत्र हो गया। अर्थात जो हमने लाल मिट्टी पढ़ी, काली मिट्टी पढ़ी, इसके बीच वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है दोस्तों। अगर रटने बैठोगे तो भूलोगे, दिमाग लगाओगे थोड़ा कभी नहीं भूलोगे। तो दिमाग से चलना है, समझ के चलना है। तो इनके बीच वाला क्षेत्र जहाँ पर मिश्रित लाल काली मिट्टी पाई जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये मिश्रित लाल काली मिट्टी है, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। लाल मिट्टी की बात करी हमने तो वहाँ पर मक्का हो रहा था, तो इस मिट्टी में कपास भी होगा और मक्का भी होगा। कपास और मक्का दोनों के लिए ये मिट्टी उपयुक्त रहेगी, अच्छी रहेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मिश्रित लाल काली मिट्टी के बारे में ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे मिश्रित लाल पीली मिट्टी के बारे में। मिश्रित लाल पीली मिट्टी, ये जो क्षेत्र अभी देखा, इसके आप थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो आपको वहाँ पर मिश्रित लाल पीली मिट्टी मिलेगी, जैसे भीलवाड़ा वाला क्षेत्र, अजमेर वाला क्षेत्र। थोड़ी ये मिट्टी सवाईमाधोपुर में भी आपको देखने को मिलेगी, साथ ही सिरोही में देखने को मिलेगी और उदयपुर में देखने को मिलेगी। राजसमंद के कुछ भागों में भी आपको मिश्रित लाल पीली मिट्टी देखने को मिल सकती है। तो आपको इसमें सवाईमाधोपुर ध्यान रखना है, अजमेर भीलवाड़ा वाला क्षेत्र ध्यान रखना है, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद का कुछ भाग ध्यान रखना है। तो लाल पीली मिट्टी वाला क्षेत्र ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। ये सारे क्षेत्र आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ कछारी मिट्टी के बारे में बात करेंगे। जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ कछारी मिट्टी जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, उसे ही हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो इसे हम जलोढ़ या जलोढ़ कछारी मिट्टी कहेंगे। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, अर्थात
जो राजस्थान का अपवा क्षेत्र है, नदियों वाला क्षेत्र है, उसकी हम बात करेंगे। जैसे अलवर वाला क्षेत्र हो गया, जयपुर वाला क्षेत्र हो गया, भरतपुर धौलपुर वाला क्षेत्र हो गया, टोंक सवाई माधोपुर ये वाला क्षेत्र हो गया। अर्थात हम बात कर रहे हैं पूर्वी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। अब ये जलोढ़ मिट्टी है तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी यही रहेगी। जलोढ़ है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है, तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ही होती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, टोंक सवाई माधोपुर ये वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। गेहूं, चावल, कपास, तंबाकू इसके लिए ये मिट्टी उत्तम होती है, अच्छी होती है। गेहूं की बात कर लो, चावल, कपास, तंबाकू इनके लिए मिट्टी अच्छी रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ कछारी मिट्टी के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे भूरी मिट्टी के बारे में। भूरी मिट्टी तो भैंसें, भूरी मिट्टी भैंसें भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली इस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाएगी। भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, राजसमंद के भी कुछ भाग में भूरी मिट्टी देखने को मिल सकती है। भूरी मिट्टी के बारे में एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और राजसमंद के कुछ भागों में आपको भूरी मिट्टी देखने को मिल जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र की, तो बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में आपको भूरी मिट्टी देखने को मिलेगी। कृषि के लिए ये मिट्टी उपयुक्त रहती है, अच्छी रहती है। भूरी मिट्टी के बाद में हम बात करते हैं सीरोजम की। सीरोजम या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी इसको हम बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे सीरोजम या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी। अब मरुस्थल का जहाँ नाम आ गया तो हम पश्चिमी क्षेत्र में जाएंगे, अर्थात अरावली के पश्चिम क्षेत्र में आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। इसे भूरी रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। अरावली के पश्चिम क्षेत्र अर्थात बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर, झुंझुनू, सीकर ये वाला क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आ जाएगा। रंग इसका पीला भूरा होता है। इस मिट्टी की हम और बात करें तो पानी की अच्छी उपलब्धता हो जाएगी, यहाँ पर अच्छा पानी होगा तो यहाँ पर अच्छी फसल भी होगी। ये थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में ध्यान रखना है। मोस्टली तो आपको इसके बारे में क्षेत्र ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाएगी। उसके बाद में हम बात करेंगे लवणीय मिट्टी के बारे में। लवणीय मिट्टी का मतलब हो गया जो लवणीय झीलें पाई जाएंगी उसके आसपास ये मिट्टी पाई जाएगी। जैसे बाड़मेर, जालोर, गंगानगर, बीकानेर इस क्षेत्र में लवणीय मिट्टी पाई जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। लवणीय मिट्टी के बाद में हम बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी के बारे में। पर्वतीय मिट्टी मतलब हो गया कि अरावली के जो निचले भाग हैं वहाँ पर जो मिट्टी पाई जाएगी उसे हम पर्वतीय मिट्टी कहेंगे। अरावली के निचले भाग का मतलब हो गया सिरोही, पाली, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद, अलवर इनके पहाड़ी क्षेत्रों में आपको पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलेगी। पर्वतीय मिट्टी का सीधा मतलब हो गया अरावली के निचले भागों में ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। जैसे सिरोही वाला क्षेत्र, पाली वाला क्षेत्र, उदयपुर वाला क्षेत्र, अजमेर वाला क्षेत्र, राजसमंद और अलवर के पहाड़ी भागों में। इसके बाद में हम बात करते हैं भूरी कछारी मिट्टी या भूरी रेतीली मिट्टी। भूरी कछारी मिट्टी के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है। भूरी कछारी मिट्टी या भूरी रेतीली मिट्टी के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों भूरी कछारी मिट्टी गंगानगर, अलवर व भरतपुर क्षेत्रों में पाई जाएगी। भूरी कछारी मिट्टी गंगानगर, अलवर, भरतपुर क्षेत्रों में, गंगानगर में देखने को मिलेगी। अलवर, भरतपुर क्षेत्रों में भी आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये राजस्थान की जितनी भी मिट्टियाँ होगी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। मैप से देखोगे, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में बैठ जाएगा, दिमाग में अपने आप इमेज आपके बनने लग जाएगी। आजकल दोस्तों क्या हो रहा है कि जो वैज्ञानिकों की नई पद्धति है उससे भी मिट्टियों के बारे में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं और काफ़ी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जो न्यू पद्धति है, नई पद्धति है, उससे जो वर्गीकरण है उसके बारे में भी हम थोड़ी सी डिटेल कर लेते हैं ताकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आए आपका गलत ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे एरिडी सोल्स के बारे में। एरिडी सोल्स किसे बोलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। वैसे एरिड का मतलब शुष्क होता है, एरिड का मतलब शुष्क होता है। तो राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी।
शुष्क जलवायु प्रदेश में ये देखने को मिलेगी। शुष्क प्रदेश जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालौर, इस क्षेत्र में आपको एरिडी सोल्स मिट्टी देखने को मिलेगी। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में एरिडी सोल्स के साथ ही आपको ध्यान रखना है एंटी सोल्स। एरिडी सोल्स के साथ ही ध्यान रखना है एंटी सोल्स। एंटी सोल्स भी आपको मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगी, जैसे रेडक्लिफ रेखा के सहारे आपको देखने को मिलेगी। एंटी से आपको ध्यान रखना है, एंटी का मतलब हो गया विलोम या जिसके हम विरुद्ध होते हैं। जैसे पाकिस्तान वाला क्षेत्र है वहाँ, तो पाकिस्तान के हम खिलाफ हैं, विरुद्ध हैं, उससे ध्यान रखना एंटी सोल्स। रेडक्लिफ रेखा के सहारे मिलेगी, अर्थात बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, इस क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगी। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर वाले क्षेत्र में आपको एंटी सोल्स मिट्टी देखने को मिलेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं एल्फी सोल्स के बारे में। एल्फी सोल्स मिट्टी के बारे में, एल्फी सोल्स मिट्टी आपको जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, यहाँ पर एल्फी सोल्स मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएगा, तो एल्फी सोल्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे इनसेप्टी सोल्स मिट्टी के बारे में। इनसेप्टी सोल्स मिट्टी शुष्क जलवायु प्रदेशों में नहीं पाई जाएगी। ये मिट्टी हमें दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिलेगी, जैसे सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी। सिरोही वाला क्षेत्र, पाली, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, यहाँ पे आपको इनसेप्टी सोल्स मिट्टी देखने को मिलेगी। और अंतिम मिट्टी है हमारे पास वर्टी सोल्स मिट्टी। वर्टी सोल्स मिट्टी आपको हाड़ौती क्षेत्र में मिलेगी। हाड़ौती क्षेत्र जैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, यहाँ पे आपको वर्टी सोल्स मिट्टी देखने को मिलेगी। साथ ही भरतपुर, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ के कुछ क्षेत्र में भी आपको ये मिट्टी मिल सकती है। भरतपुर, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, इस कुछ क्षेत्रों में भी आपको वर्टी सोल्स मिट्टी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, राजस्थान में जो जो मिट्टी पाई जाती है सारा हमने अच्छे से देख लिया। मैप से आप देखोगे कभी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेगा, कभी इसको भूलोगे नहीं। एक बार वीडियो आप वापस देख लेना ताकि ये इमेज आपके माइंड में बैठ जाए। राजस्थान की मिट्टी में आप कहीं नहीं अटको। अब जो राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित प्रश्न बनते हैं, आगे आने वाली क्लास में सारे प्रश्न हम देख के चलेंगे। राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित जो जो प्रश्न बनते हैं सारे हम कवर करके चलेंगे। आप दोस्तों वीडियो जितना हो सके आप शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।